जय हिंद साथियों। तो आइए इस क्लास में हम लोग जानते हैं क्लास 10 विज्ञान का एक चैप्टर्स, और वह है आपका कौन सा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। यह आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतर साबित होगा, चाहे आप क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हो या फिर अभी जो एग्जाम चल रही है टीचर भर्ती का, शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम चल रहा है बीपीएससी, इसमें ये आपको बहुत ही फायदा कारक होने वाले हैं, या जनरल कॉम्पिटिशन्स के किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने कंटेंट को, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और अब इससे आगे की बात होती है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो आप अनुमान कीजिए कि जैसे हम लोग दूध लाएं और दूध में कुछ खट्टे पदार्थ को मिलाते हैं एज ए जोड़न के रूप में, जोड़न के रूप में आप दही के थोड़े से अंश को मिलाते हैं और वह दूध आपका परिवर्तित होकर के दही में चला जाता है। ये जो है ना दूध का दही में परिवर्तन होना, यह क्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक क्रिया कहलाता है। याद रहेगा, दूध का दही में परिवर्तन क्या कहलाएगा, रासायनिक क्रिया कहलाएगा। अब रासायनिक क्रिया में होता है ना कि जिस दो पदार्थ के बीच में अभिक्रिया हो रही और होने के बाद जिस भी नए पदार्थ की निर्माण हो, इस दोनों का गुण बिल्कुल अलग होता है। इस दोनों का गुण बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग होगा। जैसे दूध का गुण अलग था, जोड़न आप थोड़ा सा उसमें मिलाए और दोनों की अभिक्रिया होने के बाद पूर्ण रूप से दही बना। अब इस दही का गुण इससे आपको बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़े, तो यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लगने की क्रिया, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। कैसे रासायनिक अभिक्रिया है, तो लोहा में जैसे ही वायु और जलवाष्प के संपर्क में आएगा तो लोहा की परत इस दोनों से अभिक्रिया कर लेती है और उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत की निर्माण होने लगती है, जो आपको किसको दर्शाता है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अब इसी चीजों को जब आप संकेत अथवा शब्दों के रूप में अलग वे में लिखते हैं तो वही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहला जाएगा। तो आइए जानते हैं। पहला कार्य है कि हमारे दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियां पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अगर गर्मी के दिनों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देंगे तो धीरे धीरे दूध में खटापन आने की संभावनाएं बनेगी और जिसके कारण उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है और रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण जब आप उसको दोबारा से खोलाएंगे तो फटने की संभावनाएं बन जाती है। कड़ी कि लोहा का तावा या तसला या कील और आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर यह आपको क्या हो जाता है, ये आपको जंग लग जाता है। क्या होता है, जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर के किण्वन क्रिया से आपको अलग अलग पदार्थ की निर्माण की जाती है, उसी में एक पदार्थ आपको वाइन भी बनता है। भोजन पकाया जाता है, भोजन को हम लोग पकाते हैं। चलिए, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम लोग जो भोजन करते हैं शरीर इसको किस तरीका से पचाता है, कैसे इसमें कार्य होती है, यह हम लोग जीव विज्ञान के चैप्टर में अध्ययन करते हैं। लेकिन यह क्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं। जीवित प्राणी की लक्षण होती है कि वह सांस लेता है, एक गुण होता है। आइए जानते हैं, ये सभी ना सभी कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रवृत्ति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जो भी है वह सभी के सभी बदला हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे हम लोगों के शरीर का जो विकास है, यह आपसे पूछ ले कि यह किस प्रकार की परिवर्तन है, तो आपका उत्तर होगा कि किसी भी
जीवित प्राणी का विकास एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होती है। पानी से बर्फ का बनना किस प्रकार का परिवर्तन बनाएगा? तो पानी से बर्फ का बनना आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब एक सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर मूल पदार्थ पर वापस से आप आ सकते हैं, जैसे पानी का ताप जब हम लोग कम करेंगे तो पानी द्रव अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होगी, और उसका ताप अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ठोस से वापस द्रव की अवस्था में चले जाएगी। लेकर के चले थे द्रव और वापस से पहुंच गए द्रव पर। मतलब जिस पदार्थ को लेकर के आप चल रहे हैं, वापस से किसी भी क्रिया द्वारा अगर उसी पदार्थ पर आप पहुंच रहे हैं, तब यह क्रिया क्या कहला जाएगा? भौतिक परिवर्तन। अगर उस पर नहीं पहुंच पाए तो यह कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो जैसे आपको पूछ लेता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, आपका उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन बनेगा? भौतिक परिवर्तन। इसी तरह से पेपर का जलना, पेपर आप जला रहे हैं तो रासायनिक परिवर्तन। ठीक, इसी को केमिकल रिएक्शन चेंज कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, लकड़ी आप जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे कह रहा है क्या कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और वास्तविक अर्थ इसका क्या बनता है। आइए देखते हैं कि कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप को देखते हैं। आइए जानते हैं एक क्रियाकलाप से कि इसको कैसे देखा जाता है। अब देखिए यहाँ एक क्रियाकलाप करवाई गई है, यह है क्रियाकलाप 1। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं है। कह रहे क्या कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग से, टीचर से आपको सहायता लेना है, और इसकी आवश्यकता है कि आपको सुरक्षा के लिए छात्र आंख पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। टीचर के सहयोग से आपको इस प्रयोग को करना है, और सुरक्षा के लिए कि आपको नुकसान ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि चश्मा का प्रयोग कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्या कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम का रिबन लेना है। मैग्नीशियम एक प्रकार के तत्व है, यह धातु होता है और ये एस ब्लॉक में पाया जाता है। अब मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से, यह है आपका स्पिरिट लैंप या आपका बर्नर, चिमटा से यहाँ पर आपको पकड़ा गया हुआ है, यह है मैग्नीशियम का फीता और यह है वह लैंप, यही है आपका बर्नर। अब देखिए क्या होता है, इसे चिमटे से पकड़कर स्ट्रिप लैंप या बर्नर से इसका दहन किया जाता है। यहाँ पर ये रहा स्ट्रिप लैंप, ये रहा आपका मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम का फीता, और इसको चिमटे की सहायता से पकड़ा गया है। अब इसको बर्न करते हैं। बर्न करना मतलब जलाना होता है। करे क्या कि इससे बनी राख को वाच गलस, इसका नाम है वाच गलस। अब इससे बनी राख को, जो जला है, रिबन है जलेगा तो राख बनाएगा, पेपर है जलाएंगे राख बनेगा, लकड़ी है जलाएंगे राख बनाएगा। तो कह रहे क्या कि वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है। आगे कह रहे हैं क्या कि आपको चित्र में दिखाया गया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। अब ये जो प्रयोग है ना, इससे आपको थोड़ा दूर से करना है, इसीलिए बोला गया सेफ्टी के लिए चश्मा पहनना है। अब आपने क्या परीक्षण किया, अगर आप ये बना रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे हैं बर्नर की सहायता से, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुछ अवशेष आपको प्राप्त हुआ। अब ये जो अवशेष है ये क्या है, क्या आपने अवलोकन किया है? तो याद रखिएगा कि जब मैग्नीशियम को जलाएंगे ना, मैग्नीशियम रिबन को, तो वहां से जो अवशेष निकलता है वह अवशेष रहता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। वह अवशेष क्या रहेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और इसका सूत्र बनेगा आपका MgO। मैग्नीशियम अभिक्रिया देखिए क्या हुआ होगा, मैग्नीशियम का रिबन है और इसका अभिक्रिया करवाया गया हुआ है वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कर रहे हैं गर्म। गर्म करने का ये संकेत है, हीट, उष्मा, गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं। अब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और बना लेती है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इस अभिक्रिया को संतुलित, जो कि इसी चैप्टर में आपको आगे तक रहेगा, संतुलित करने के लिए कुछ नहीं करना है, तीर चिन्ह के इधर वाले भाग को बोला जाता है दाईं ओर, इधर को क्या कहेंगे? दाईं ओर, और तीर चिन्ह से पहले वाला भाग को बोला जाता है बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक,
अगर तीर चिन्ह से पहले और तीर चिन्ह के बाद दोनों तत्वों की संख्या बराबर हो जाए तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम लोग आगे देखें। चलिए, यही जो अभी इस अभिक्रिया में ये जो बना था यही था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को आप जलाते हैं तो यही आपका तैयार बनेगा। एक बार फिर से हम बता दें, मैग्नीशियम का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 डाल देंगे, यहाँ पर 2। यही है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। अगला देखिएगा, ये एनसीईआरटी पीडीएफ है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। अगला कह रहा है क्या कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण प्राप्त हुआ है उस चूर्ण का रंग कैसा बनेगा, आप अंडरलाइन कर लीजिए। वह चूर्ण आपको श्वेत रंग का बनेगा। किस रंग का बनेगा, श्वेत रंग का बनेगा। ये आपको याद रखना चाहिए कि चूर्ण आपका श्वेत रंग का बनेगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि यह मैग्नीशियम के ऑक्साइड का चूर्ण है और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच अभिक्रिया हुई है, जो कि अभी आपको अभिक्रिया बता रहे थे। ये मैग्नीशियम और ये रहा ऑक्सीजन, दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई है। अभिक्रिया होने के फलस्वरूप आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो श्वेत रंग का होता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखिए। अब एक और क्रियाकलाप आपको डाला गया हुआ है। एक क्रियाकलाप आपको बगल में डाला। पहले हम लोग जानते हैं क्रियाकलाप 1.2 कार्य की एक परख नली में लेड का संकेत होता है पीबी। लेड का संकेत क्या होता है, पीबी। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लगाते हैं, लेड का संकेत होगा पीबी। ठीक, परमाणु संख्या हो जाएगा 82। आइए जानते हैं, इसी को सीसा के नाम से भी जानते हैं। तो लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड नाइट्रेट का क्या लेना है, घोल लेना है। अब आगे कह रहे हैं कि इसमें पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला बनता है KI का घोल मिला दीजिए लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड, इसको मिला लीजिए और आप क्या परीक्षण करते हैं, इससे क्या बनाएंगे। अब देख लीजिए एक बार, इसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं। अगला आपको मिले कह रहा है अगर इसकी अभिक्रिया को देखें तो PbNO3 लेड नाइट्रेट का बनाएगा और पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या बनाएगा देखिए ना ध्यान से। ये है PbNO3 और लेड नाइट्रेट। Pb का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में लेंगे तो Pb जाएगा आपको 2, तो इसका बना लेगा NO3 का होल ट्वाइस और ये है पोटेशियम आयोडाइड। यही दोनों आपको बुलाया गया है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया होती है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है लेड आयोडाइड बना लेगा, PbI2 बना लेगा और प्लस इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, KNO3 का निर्माण करेगा। ठीक है, अभिक्रिया को संतुलन हम लोग आगे देखते हैं। आगे बढ़े, अगला देखेंगे। अगला क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 3 भी एक बार देखिए। कह रहा है क्या कि एक शंक्वाकार फ्लक्स या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें जिंक को लेना है, संकेत होता है Zn। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। ठीक है, मिला देंगे। सावधानी, आपको बोला है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है। क्या जस्ता के दाने के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है? अगर पड़ता है तो उस अवलोकन को लिखिए और जो परखनली है या फ्लास्क को स्पर्श कीजिए। क्या उसके ताप में भी कोई वृद्धि होती है? अगर आप जिंक का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो वो जो आपने फ्लास्क लिए हुए, ये है फ्लास्क, ये जो आप फ्लास्क लिए हुए, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि फ्लास्क को टच करके देखिए इसमें कुछ हुआ है क्या। दूसरी बात है कि जब आप दोनों को मिलाएंगे तो इसमें कुछ हलचल आपको दिखाई पड़ रही है, ये अवलोकन करना है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस फ्लास्क में कि जब जिंक में, दानेदार जिंक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है तो आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। आइए आपको रिएक्शन समझाते हैं कि किस तरीका से ये मुक्त करता है। देखिए ध्यान से रिएक्शन आप इसका यहाँ देखिए, ज्यादा अच्छा होगा। ये रहा आपका जिंक,
और जिंक का अभिक्रिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु लिया गया, कम मात्रा में लिया गया, डाइल्यूटेड लिया। अब ये बना लेगा आपका ZnCl2 और बाहर निकालेगा H2। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन गैस। इसी को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन गैस। उम्मीद करते हैं यह चीजें आपको समझ में आ रही होगी। जब ये आपस में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला कह रहेगा कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, इसमें से कोई भी लीजिएगा ना तो यही रासायनिक अभिक्रिया है। पहला कि अगर अवस्था में परिवर्तन हो गया तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का कुछ कंडीशन समझिए। क्या है कि अगर अवस्था में परिवर्तन है, अवस्था में परिवर्तन हो गया, अवस्था कहने का ये है सॉलिड अवस्था में, ये किस है? सॉलिड ठोस अवस्था में। ये है, चलिए मान के चलिए कि लिक्विड अवस्था में, ये है लिक्विड अवस्था, वैसे एक्वस फॉर्म में होगा लिक्विड अवस्था में। यहाँ पर आकर के ये बना लिया एक्वस और ये बना लिया गैस, इसी को बोला जाता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है कि इसके अवस्था में परिवर्तन, ये था ठोस रूप में, आ गया यहाँ पर आपको Cl के साथ मिलकर के एक्वस जलीय विलयन के रूप में, ये है एक्वस जलीय विलयन के रूप में, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला और बन गया आपको गैस के रूप में। अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ तो बोल देंगे कि यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अगर रंग में परिवर्तन हो गया, पहले श्वेत दिखाई पड़ रहा था और ब्लू दिखाई पड़ रहा है, येलो दिखाई पड़ रहा है, अगर रंग में परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन, ये सॉरी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अगर गैस निकल रहा है या उत्सर्जन हो रहा है फिर भी ये क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और अगर ताप में परिवर्तन है फिर भी ये क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक अभिक्रिया। कहा है क्या कि यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। हम लोग अगर अपने आसपास के चीजों को देखें तो ढेरों प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हम लोग को दिखाई पड़ सकती। आगे करें कि इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो ये जो अध्याय है ना, ये मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया का ही अध्याय है और इसमें हम लोग सभी को अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं अब इसके बाद रासायनिक समीकरण के बारे में। याद रखना है कि धातु का अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ करवाते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए जानते हैं। ये लगाए हैं आपका रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण को जो है ना दो रूपों में लिखा जाता है। अगर अभिक्रिया को आप शब्द में डालते हैं फिर भी रासायनिक समीकरण में जाएगा, और वही अगर आप इसको संकेत के रूप में लिखते हैं फिर भी रासायनिक समीकरण में। तो पहला इसमें बना रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहे थे कि क्रियाकलाप 1.1 से विचार किया गया हुआ है। कह रहे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन एक आपको उठाया जा सकता है कि बताइए कि मैग्नीशियम का अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ है तो क्या बनाएगा? तो उत्तर होगा क्या? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक में परिवर्तन हो जाता है। क्या वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है, वाक्य के रूप में लिखेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए इसे क्या किया जाता है? संक्षिप्त लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है और इससे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। और ऊपर दी गई अभिक्रिया को शब्द समीकरण, इसको कहा जाता है शब्द समीकरण। शब्दों में लिखना क्यों अनिवार्य होता है? क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा, समीकरण के लिखने के रूप में टाइम कम लगेगा। तो एक होता है शब्द समीकरण, एक होता है शब्दों में लिखिए। जैसे मैग्नीशियम शब्द है, ऑक्सीजन शब्द है, मैग्नीशियम ऑक्साइड शब्द है। इसी का होता है क्या कि इसको संकेत के रूप में लिखिए। तो देखिए ध्यान से, तीर चिन्ह पहले कुछ यहाँ पर समझ लीजिए। ये जो तीर का चिन्ह है ना, ये बताता है कि इसमें से कौन अभिक्रिया करने वाला है और कौन अभिक्रिया के बाद बनने वाला है। तो तीर चिन्ह सबसे पहले आप समझिए। तीर चिन्ह जो बताता है, तीर चिन्ह से पहले और रहे आपको बाईं ओर, इस ओर को क्या कहेंगे? बाईं ओर कहेंगे। तो तीर चिन्ह से पहले यानी बनेगा आपका बाईं ओर। बाईं ओर का जो पदार्थ होता है ना उसको कहते हैं अभिकारक। जो अभिक्रिया में आएगा वह क्या कहलाएगा? अभिकारक। जैसे इस अभिक्रिया में कौन आ रहा है? मैग्नीशियम, दूसरा कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। तो ये कहलाएगा आपका
अभिकारक, लेकिन दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाया क्या, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और ये कहलाएगा उत्पाद, या नहीं तो कहलाता है प्रतिफल। ये कहलाएगा प्रतिफल, या तो उत्पाद या नहीं तो क्या कहलाता है, प्रतिफल। अच्छा, इंग्लिश में इसी को कहते हैं रिएक्टेंट, इसी को क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। समझ में आ गया। अभी जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा गया हुआ है, बीच में तीर चिन्ह और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक प्रकार के समीकरण है, लेकिन ये जो समीकरण है ना, ये शब्द समीकरण है। किसी का बनेगा आपका कौन सा, तो सूत्र समीकरण। आइए देखते हैं ध्यान से। कह रहे क्या कि अभिक्रिया 1.1 जो कि आपका ऊपर वाला है में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और ये बनता है, और इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक होते हैं। देखिए, जो अभिक्रिया के लिए आएगा उसे अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया के लिए आएगा उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और जिसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और ये कहलाएगा आपका उत्पाद, या इसी को कहते हैं प्रतिफल। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अब इसी अभिक्रिया को आप सूत्र के रूप में देखेंगे। देखिए, कह रहा है क्या कि शब्द समीकरण में अभिकार को के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगा करके दर्शाया जाता है। कोई भी अभिक्रिया होगा जो अभिकारक है और प्रतिफल है, तो दोनों के बीच में तीर का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक अभिकारक रहे या एक से अधिक प्रतिफल रहे, तो बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे भी बताते हैं, जैसे यहीं पर एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, तो दो अलग अलग अभिकारक हो गया, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर एक ही रहता तो नहीं लगाएंगे। आगे कह रहे हैं क्या कि अभिकारकों के बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगा करके उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है, और इस प्रकार उत्पाद के बीच भी अगर एक से अधिक उत्पाद है, तो जैसे यहाँ पर एक ही है तो कुछ नहीं है, अगर एक से अधिक रहता तो प्लस का चिन्ह लगा करके दूसरा उत्पाद लिख लेते, तो प्लस चिन्ह से अलग किया जाता है और इसे दाईं ओर लिखा जाता है। तो याद रखना है कि अभिकारक को लिखते हैं बाईं ओर, और प्रोडक्ट को लिखते हैं क्या, दाईं, उत्पाद को लिखते हैं। आगे कह रहा है क्या कि रासायनिक समीकरण। अब देखिए, अभी आप शब्द समीकरण देख रहे थे, अब इसको रासायनिक समीकरण सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं। कह रहे क्या कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि हो सकती है, मतलब जो शब्द में लिखे उससे भी संक्षिप्त हो सकता है, तो उत्तर होता है हाँ, हो सकता है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि शब्दों के जगह पर अगर रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर लिया जाए तब रासायनिक समीकरण संक्षिप्त में आ सकता है। और कह रहे हैं क्या कि का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त बनाया जा सकता है अथवा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, और यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको डाला गया है समीकरण के रूप में। देखिए, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा ऑक्सीजन, दोनों का आपस में अभिक्रिया बनाया मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में काम करेगा अभिकारक का, किसका काम करेगा, अभिकारक का, और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड काम करेगा किसका, तो उत्पाद का या प्रतिफल का। याद रहेगा। आगे बढ़े। कह रहे क्या कि तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्व के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करो। अब जैसे ये तीर है, तीर के आगे और तीर के पीछे जितने भी तत्व है सभी के परमाणु को गिन लेना है और तुलना करना। कह रहे क्या कि क्या दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या सामान्य है। अगर ये सामान्य होता है तब इसी को बोलेंगे संतुलित समीकरण। अगर ये समान नहीं होता है तो इसी को बोलेंगे असंतुलित समीकरण। जैसे देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, एक है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में 2 लगाए तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है। लेकिन देखिए तो तीर चिन्ह के बाद मैग्नीशियम तो एक है लेकिन ऑक्सीजन 2 है नहीं है, तो ये ऑक्सीजन 2 है। तो ये जो अभी आपका रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है, यह एक प्रकार के असंतुलित समीकरण। आगे बात करें कि यदि है तो क्या कहेंगे, अगर दोनों ओर परमाणु बराबर है, मैग्नीशियम का परमाणु जो है वही परमाणु उतनी ही संख्या में उस साइड भी रहना चाहिए तीर के बाद, जिधर तीर चिन्ह से पहले ऑक्सीजन का जितना परमाणु है उधर ही तीर चिन्ह के बाद भी उतना ही परमाणु रहना चाहिए। इधर 2 है तो इधर 2 रहना चाहिए, इधर 1 है तो इधर भी 1 रहना चाहिए। तब क्या कह देंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। यदि नहीं है तो क्या कहलाएगा, असंतुलित समीकरण। कह रहे थे कि क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान
बराबर नहीं है। अब जब अभिक्रिया को आप संतुलित कहेंगे तो दोनों और अपने आप द्रव्यमान बराबर हो जाएगा अभिकारक और प्रतिफल का। अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो अभिकारक और प्रतिफल का द्रव्यमान बराबर नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको यही बताता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अभिक्रिया को क्यों संतुलित किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। आगे बढ़े, कह रहे क्या कि किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा, रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया का इस तरह से ढांचा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने पर एक आपको तैयार होगा। तो अगला है क्या कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग अगले क्लास में देखते हैं कि किस तरह से अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, और कई सारे क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा, यहाँ पर बना करके आपको दिखाया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।